हेलो टीचर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बियर टू टेट विद वंशिका पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं सीटेट इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 एमसीक्यूज़ बिल्कुल एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप बीएड, सीटेट, पीएस टेट या किसी भी टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप बिल्कुल सही जगह पर हो। यहाँ आपको मिलते हैं डेली एमसीक्यूज़, टीचिंग कंसेप्ट्स, चाइल्ड पेडागोजी और थ्योरी, सब कुछ सिंपल और समझने वाले तरीके में। आज की वीडियो में हम करेंगे सीटेट इंग्लिश के टॉप 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बिल्कुल एग्जाम पैटर्न के साथ। हर क्वेश्चन के बाद मैं आपको सही आंसर दूंगी और उसका शॉर्ट और क्लियर एक्सप्लेनेशन भी, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और अगर आप पहली बार आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 1। विच ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स डील विद द लैंग्वेज इन कॉन्टेक्स्ट। इसके ऑप्शंस है सिमेंटिक्स, प्रोमेटिक्स और कॉल्ड प्रैग्मेटिक्स, मॉर्फोलॉजी या फोनेटिक्स। तो इसमें से हम पहले समझते हैं कि प्रैग्मेटिक्स का मतलब क्या होता है। तो मैं इसको बहुत ही सिंपल एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगी। जैसे अगर किसी ने कहा प्लीज़ शट द डोर, तो आप पहले इसमें ये समझिए कि किसी ने ये अकेले वर्ड्स नहीं बोले, ये किस मूड में बोला गया है, किस सिचुएशन में बोला गया है, ये सब कॉन्टेक्स्ट प्रैग्मेटिक समझता है। ये सारी चीज़ कौन सी चीज़ समझती है? प्रैग्मेटिक्स की। अगर किसी ने बोला तो अकेला एक सेंटेंस नहीं बोला या वर्ड्स को ज्वाइन करके नहीं बोला, ये उसने किस मूड में बोला है, गुस्से वाले मूड में बोला है, सॉफ्ट टोन में बोला है, ये कौन सी सिचुएशन में बोला है। तो ठीक है, इसलिए लैंग्वेज जब रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होती है उसे डील करता है प्रैग्मेटिक्स। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज़ प्रोमेटिक्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, दैट इज़ बीइंग अ टीचर व्हाट वुड यू लाइक टू प्रेफर इफ़ एनी स्टूडेंट हैज़ शोन डिसरप्टिव बिहेवियर ड्यूरिंग ग्रुप प्रेजेंटेशन। तो पहले आप इस क्वेश्चन को समझिए कि इसमें कहा क्या गया है। अगर कोई स्टूडेंट ग्रुप एक्टिविटी के दौरान डिसरप्टिव बिहेवियर दिखाए तो टीचर क्या करे। तो इसकी ईजी सी एक्सप्लेनेशन है। सबसे इफ़ेक्टिव अप्रोच कौन सी होती है इसमें? स्पीक टू हिम हर इन द क्लास। उससे पूछो, ना कि उसको स्कोल्ड करो, उसको डांटो, उसको कुछ नहीं बोलना है, उससे बात करो कि उसको प्रॉब्लम किस चीज़ में है। तो ठीक है, तो इसकी यही मेन एक्सप्लेनेशन है। सबसे इफ़ेक्टिव अप्रोच यही होती है कि टीचर उस स्टूडेंट से कामली क्लास में बात करे, ना इंसल्ट हो, ना क्लास डिस्टर्ब हो, और डिसिप्लिन मेंटेन करके ये सब कुछ चले। विद रिस्पेक्ट के साथ एक टीचर उससे बोले तो बच्चा सब कुछ बता देगा। तो अब हम थर्ड क्वेश्चन को समझते हैं। मल्टीलिंगुअलिज्म अफेक्ट्स अवर ब्रेन पॉजिटिवली एंड इनहेंसेस कॉग्निटिव स्किल्स। दिस व्यू ऑफ बायलिंगुअलिज्म इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एटीट्यूड टुवर्ड बायलिंगुअलिज्म ड्यूरिंग मोस्ट पार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी। सेकेंड लैंग्वेज वॉज सीन एज डैश अर्लियर। तो इसमें मेन कौन सा हमें ये दिख रहा है कि कौन सा ये क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है कि पहले ज़माने में सेकंड लैंग्वेज को कैसे देखा जाता था, मतलब सेकंड लैंग्वेज की क्या प्लेस थी पहले। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, एन एडेड एसेट, अ मोटिवेशनल फैक्टर, एन इंटरफेरेंस और हिंड्रेंस, अ हैप्पी कोइंसिडेंस और अ कॉज फॉर फेलियर इन लाइफ। तो इसका हम बेसिक आंसर ढूंढ सकते हैं। इसमें से आंसर है आई थिंक ऑप्शन नंबर बी। ये क्यों होगा? क्योंकि पहले इसको सेकंड लैंग्वेज को एक हिंड्रेंस माना जाता था। जब हम बात करते थे पहले लोग ये सोचते थे कि एक और लैंग्वेज सीखना कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, लेकिन अब रिसर्च कहती है कि मल्टीपल लैंग्वेजेस ब्रेन के लिए फ़ायदेमंद होती हैं। जितनी हम लैंग्वेजेस सीखेंगे उससे हमारी क्रिएटिव पावर बढ़ेगी। अब हम ज़्यादा टाइम न लेते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4। कलरलेस ग्रीन आइडिया स्लीप पीसफुली इज़ अ सेंटेंस कंपोज्ड बाय नोम चॉम्स्की। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ सेंटेंस दैट इज़। चॉम्स्की का सेंटेंस है कलरलेस ग्रीन आइडिया स्लीप पीसफुली। किस चीज़ का एग्जांपल है ये? किस चीज़ की हमें एक एग्जांपल दे रहा है? ठीक है, तो इसमें से हम ऑप्शंस देखते हैं। ग्रामेटिकली करेक्ट है बट विम्सिकल है, ग्रामेटिकली वेल फॉर्म्ड बट इनएक्यूरेट मीनिंग वाइज, करेक्ट इन टर्म ऑफ वर्ड यूज बट फोनोलॉजिकली इनएक्यूरेट, करेक्ट इन टर्म्स ग्रामेटिकली बट इनकरेक्ट लॉजिकली। तो पहले हम इसके ऑप्शन देखते हैं कौन सी इसमें से करेक्ट होगी। तो ये ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है बट इसका कोई मतलब नहीं बन रहा। ये एक तरह से मीनिंगलेस सेंटेंस है। ग्रामेटिकली ये बिल्कुल सही दिया गया है, सब कुछ अपनी प्लेस पे है। ठीक है, ये सेंटेंस ग्रामर वाइज बिल्कुल सही है, लेकिन इसका कोई लॉजिकल मीनिंग नहीं है निकल के आ रहा है। चॉम्स्की ये बताना चाहते थे कि सिर्फ ग्रामर सही होना काफ़ी नहीं है, सेंस भी बननी चाहिए। जो हम बोल रहे हैं, जो हम सेंटेंस को लिख रहे हैं, हम उसकी ग्रामेटिकल ग्रामर सही कर देंगे, लेकिन अगर उसका कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा तो वो सेंटेंस अपने आप में एक यूजलेस है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, ग्रामेटिकली वेल फॉर्म्ड बट इनएक्यूरेट मीनिंग वाइज। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। लैंग्वेज एक्विजिशन इज। लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है? तो ये क्या चीज़ है? एक नेचुरल एंड सबकॉन्शियस
आर्ट है। ये बच्चा जब अपने से लैंग्वेज सीखता है बिना किसी रूल्स के, जैसे माँ से बात करके, सुन के, उससे हम कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन। जो उसने सुन के कोई चीज़ गेन की हो, एक्वायर्ड की हो। एक्विजिशन का मतलब होता है एक्वायर्ड करना, जो हम बिल्कुल नेचुरली सीखते हैं, अपने घर से सीखते हैं। पहले हम अपने घर से सीखते हैं, जो लैंग्वेज हम कल्चरली अपने घर में बोल रहे होते हैं वही बच्चा सीखता है, वही वर्ड्स वो सीखता है। ये प्रोसेस बिल्कुल नेचुरल होता है। तो इसकी ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट। नाउ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। काल्प, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी डील्स विद। ये जो टर्म है काल्प का मतलब क्या है और ये किस चीज़ पे फोकस करती है, तो इसको हम देखते हैं। इसकी ऑप्शन है फॉर्मल एकेडमिक लर्निंग फॉर कंटेंट एरियाज, फॉर्मल एकेडमिक लर्निंग फॉर इंग्लिश लिटरेचर, फॉर्मल एकेडमिक लर्निंग फॉर इंप्रूविंग डिबेटिंग स्किल, फॉर्मल एकेडमिक लर्निंग फॉर साइकोलॉजिकली। ये सिर्फ साइकोलॉजिकली ध्यान देता है, ठीक है। और तो ये काल्प का क्या मतलब आपको इन्होंने बताया, कॉग्निटिव, जो कि रिलेटेड टर्म है विद साइकोलॉजी, एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। सब्जेक्ट रिलेटेड लैंग्वेज होती है, जैसे साइंस, मैथ्स के टफ कंसेप्ट इंग्लिश में कैसे समझे जाएं इन चीज़ को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज़ फॉर्मल एकेडमिक लर्निंग फॉर कंटेंट एरियाज। ऑप्शन नंबर ए ये करेक्ट होगी। इसको हमें कंटेंट वाइज समझना है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इन अ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज क्लासरूम द टीचर यूजेज ए लेस। तो इसमें अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? तो इसमें जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज है इसका स्ट्रक्चर क्या क्लास में होता है, हमें ये बताना है। तो इसमें जो स्ट्रक्चर होना चाहिए कम्युनिकेटिव लैंग्वेज क्लासरूम का, तो वो क्या है? लेस टीचर सेंटर्ड। इसमें से हम ऑप्शन देखते हैं। टीचर सेंटर्ड क्लासरूम मैनेजमेंट अप्रोच, स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम मैनेजमेंट अप्रोच, टेक्स्ट सेंटर्ड और असेसमेंट सेंटर्ड। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। कैसे? ये टीचर सेंटर्ड क्लासरूम मैनेजमेंट अप्रोच होती है। इस मेथड में टीचर सिर्फ गाइड करता है, ज़्यादा फोकस होता है स्टूडेंट्स पे, उन्हें बोलने, समझाने और इंटरेक्ट करने के मौके मिलते हैं। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा टीचर सेंटर्ड क्लासरूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। डायरेक्ट मेथड यूजेस विच ऑफ द 2 कंपोनेंट्स टू टीच ए लैंग्वेज। तो जो डायरेक्ट मेथड है इसको किस 2 कंपोनेंट का यूज़ करता है, किस चीज़ 2 कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो यूज़ करते हैं। तो इसके ऑप्शन है ऑडियो लिंगुअल मेथड एंड ऑडियो विजुअल मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड एंड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड एंड स्ट्रक्चरल अप्रोच, या ऑडियो लिंगुअल मेथड एंड कम्युनिकेटिव अप्रोच। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें से ज़्यादा जो यूज़ होता है वो ऑडियो लिंगुअल एंड ऑडियो विजुअल। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, बिकॉज डायरेक्ट मेथड में स्टूडेंट रियल लाइफ कन्वर्सेशन सुनते हैं जैसे कि ऑडियो, और सिचुएशन देखते हैं विजुअल, वो देख के। बिना ट्रांसलेट के डायरेक्ट लर्निंग थ्रू यूसेज नहीं हो सकता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज़ इन लताज क्लास अ कन्वर्सेशन इज़ टेकिंग प्लेस बिटवीन 2 स्टूडेंट्स। 2 बच्चों के बीच में कन्वर्सेशन चल रही है, अजय एंड आभा। सुनील नीड्स टू टेक द कन्वर्सेशन फॉरवर्ड, वो इसको आगे लेके जाना चाहता है। व्हाट स्किल इज़ लता टेस्टिंग, लता कौन सी उनकी टेस्टिंग टीचिंग स्किल जो होती है, जो स्किल वो मेज़र कर रही है इनसे, वो कन्वर्सेशन कर रहे हैं आपस में। तो उन दोनों की कौन सी कन्वर्सेशन मेज़र हो रही है? उनकी हो रही है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। एक सुन रहा है और एक बोल रहा है। तो एक जब सुन रहा है तो वो किस हद तक मतलब उसको ग्रैब कर पा रहा है, किस हद तक उसकी जो चीज़ बोल रहा है समझ पा रहा है, ये उसकी स्किल टेस्ट। और जो बोल रहा है वो कैसे बोल रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है, उसकी वो चीज़ स्किल टेस्ट हो रही है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 10। नज़मा इज़ कैलकुलेटिंग द डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द टेस्ट क्वेश्चंस इन अ लैंग्वेज टेस्ट। वो क्या मेज़र करिए? डिफ़िकल्टी लेवल। इन वन ऑफ हर क्वेश्चंस शी नोटिस द डिफ़िकल्ट लेवल हैज़ अ वैल्यू ऑफ 30। एक क्वेश्चन जो उसने टेस्ट कर रही है उसमें से एक क्वेश्चन है जिसका डिफ़िकल्ट लेवल क्या है? 30% है। व्हाट शुड नज़मा डू टू दिस आइटम। अब उसको इस आइटम का क्या करना चाहिए, क्योंकि क्लास में हर तरह के बच्चे होते हैं, सिर्फ कुछ ही बच्चे होंगे जो इस 30% डिफ़िकल्टी लेवल को पार कर पाएंगे, बाकियों के लिए ये चीज़ टफ होगी। तो ये एक फेयर असेसमेंट नहीं होगा आई थिंक, ठीक है। तो हम इसके ऑप्शन देखते हैं। द आइटम शुड बी केप्ट इन द टेस्ट, द आइटम शुड बी डिस्कार्डेड फ्रॉम द टेस्ट, द आइटम इज़ मॉडरेटली डिफिकल्ट फॉर द टेस्ट, और दिस आइटम इज़ गुड क्वेश्चन फॉर द टेस्ट। तो आई थिंक ये फेयर दूसरे बच्चों के साथ नहीं होगा। तो इस ऑप्शन को हम सही मानेंगे कि उसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए, क्योंकि डिफ़िकल्ट लेवल 30 का मतलब है कि सिर्फ 30% स्टूडेंट करेक्ट कर पाएंगे। तो ये फेयर असेसमेंट के लिए यूज़ नहीं होता। तो इस चीज़ को हम फॉरवर्ड लेके जाएंगे कि वो जो नज़मा है वो इस जो 30% वाला क्वेश्चन है उसको रिमूव कर दे टेस्ट में से, ताकि वो सबके लिए एक इक्वल टेस्ट बन जाए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 11। इन अ साइलेंट पीरियड द लर्नर। जो साइलेंट पीरियड होता है इसमें लर्नर क्या करता है? तो इज़ प्रोसेसिंग द लैंग्वेज। जब वो साइलेंट पीरियड उसका चल रहा होता है तो वो क्या करता है? लैंग्वेज प्रोसेस करता है लैंग्वेज को। इज़ लर्निंग फेशियल एक्सप्रेशंस, इज़ नॉट लर्निंग द लैंग्वेज, और इज़ अनेबल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज।
तो मैं आपको इसको समझाती हूँ। जब लर्नर चुप होता है और ध्यान से सब सुन रहा होता है तब वो लैंग्वेज को अपने माइंड में प्रोसेस कर रहा होता है। ये एक नेचुरल स्टेज है, नेचुरल प्रोसेस है जब बोलना नहीं आता पर समझने लगता है बच्चे को। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन है इज़ प्रोसेसिंग द लैंग्वेज। दैट इज़ क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 1। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 12th। ELL students who are learners benefit from having information presented through visual mediums। तो इसमें से विजुअल लर्नर को सबसे ज़्यादा बेनिफिट किस चीज़ से होता है, इसमें ये चीज़ पूछी गई है। तो जो विजुअल लर्नर है इसका क्वेश्चन में ही आंसर है दैट इज़ विजुअल मीडियम से। बच्चा देख के ज़्यादा सीखता है। ऐसे स्टूडेंट पिक्चर्स, चार्ट्स, डायग्राम्स, वीडियो के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। उनका दिमाग विजुअल्स को फास्ट पिक करता है, इसलिए टीचर को उनके लिए विजुअल कंटेंट यूज़ करना चाहिए। साथ में लेक्चर मेथड भी यूज़ करना चाहिए, दूसरे मेथड्स भी यूज़ करें, लेकिन अगर वो विजुअलाइज़ करके क्लास में पढ़ाएगा तो बच्चे की रिटेंशन पावर ज़्यादा तेज़ होगी, वो ज़्यादा जल्दी सीखेगा चीज़ को। अब हम चलते हैं, इसकी ऑप्शन नंबर है फर्स्ट दैट इज़ विजुअल। नाउ क्वेश्चन, तो इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ग्रामर कैसे पढ़ाई जाती है, बच्चे को ग्रामर कैसे सिखाई जाती है। तो ऑप्शंस हैं इंडक्टिवली, डिडक्टिवली, विदाउट एक्सप्लेनेशन और कोवर्टली। तो इस मेथड में पहले रूल समझाया जाता है, फिर उसके एग्जांपल्स दिए जाते हैं। लाइक पहले हम बच्चे को उस चीज़ के रूल बताएंगे, फिर उसको एग्जाम्पल की तरफ लेके जाएंगे। लाइक जैसे हम टेंस करा रहे हैं तो टेंस में पहले हम बच्चे को प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के रूल्स बताएंगे, फिर उसके बाद हम उनको एक एग्जाम्पल लेके उसमें ये जो रूल सिखाए थे वो अप्लाई करना सेंटेंस में सिखाएंगे। तो इसको कौन सा मेथड बोलते हैं, डिडक्टिवली मेथड। इसके ऑपोजिट ही इंडक्टिवली में क्या होता है, इंडक्टिवली में पहले एग्जाम्पल आती है फिर रूल आता है, तो ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट होता है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14th की ओर। दैट इज़ हरिंदर गिव्स हिज स्टूडेंट्स फ्लैश कार्ड विद डिफरेंट सीन्स। ही स्पीक्स अ स्टेटमेंट एंड द स्टूडेंट विद दैट सीन नीड टू रेज देयर हैंड। व्हाट स्किल इज़ हरिंदर टेस्टिंग। तो इस क्वेश्चन में मेनली हरिंदर क्या कर रहा है, वो फ्लैश कार्ड बच्चों को दे रहा है। तो जब वो बोलेगा, ठीक है, क्लास में बोलेगा, तो जब वो बोलेगा उसी अकॉर्डिंग जो बच्चा होगा वो अपने फ्लैश कार्ड मैच करके वो सीन निकाल के दे देगा उनको कि मेरे फ्लैश कार्ड में ये सीन है, ठीक है। तो वो इस चीज़ से क्या आइडेंटिफाई हो रही है बच्चे की, लिसनिंग स्किल। तो क्योंकि उसने सुना और समझा, तो इस चीज़ से, इस फ्लैश कार्ड वाले एग्जाम्पल से जो हरिंदर टेस्ट कर रहा है, इससे क्या टेस्ट होता है, उसकी लिसनिंग। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। दैट इज़ नीलम गिव्स स्टूडेंट्स अ सेंटेंस विद एन अंडरलाइन वर्ड एंड आस्क देम टू चूज इट्स एंटीनम। व्हाट सब स्किल इज़ शी टीचिंग। तो इसमें बिल्कुल सिंपल है कि जो अंडरलाइन वर्ड है वो हमें उसमें चूज़ करना है, ठीक है। तो एंटीनम किस चीज़ का पार्ट है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ वोकेबलरी। यानी एंटीनम होता क्या है, एंटीनम होता है कोई ऑपोजिट वर्ड को चूज़ करना, ठीक है। ऑपोजिट वर्ड दिए होते हैं हमें, वो चूज़ करना होता है। सिनोनिम होते हैं वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं, जिसको हम पर्यायवाची भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एंटीनम के आगे बिल्कुल इसके ऑपोजिट आगे वोकेबलरी स्किल का ही पार्ट है ये चीज़। इसमें स्टूडेंट को वर्ड का मीनिंग समझना पड़ता है और उसका उल्टा ढूंढना पड़ता है, ठीक है। तो इसकी बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 दैट इज़ वोकेबलरी। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। गाइडेड रीडिंग फाइंड्स इट्स साइकोलॉजिकल जेनेसिस। तो इसमें गाइडेड से हम इस वर्ड से हम जज कर सकते हैं कि गाइडेड का जब वर्ड आ जाए तो जीपीडी। तो ये है वाइगोस्की का कंसेप्ट दैट इज़ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है कि इसका मतलब है कि बच्चा थोड़ा टीचर या पीयर की मदद से आगे बढ़ता है। गाइडेड रीडिंग भी वही करता है, मदद मिलती है पर सीखना उसको खुद को पड़ता है, लेकिन वो गाइड होके या किसी टीचर से या अपनी क्लासमेट से वो आगे बढ़ जाता है। तो इसकी बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 दैट इज़ वाइगोस्कीज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 दैट इज़। तो अब हम चलते हैं हमारे 17th क्वेश्चन की ओर। दैट इज़ पूनम गेट स्टूडेंट्स टू डिटेक्ट राइमिंग साउंड इन वर्ड्स। व्हाट इज शी स्ट्रेंथनिंग। ऑप्शन नंबर 1 फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, ऑप्शन नंबर 2 मॉर्फोलॉजिकल अवेयरनेस, थर्ड वन इज़ ग्राफोलॉजिकल अवेयरनेस एंड फोर्थ वन इज़ ग्रामर अवेयरनेस। तो इससे राइमिंग साउंड आइडेंटिफाई करने से कौन सी अवेयरनेस डेवलप होती है, ये चीज़ देखनी है। तो इसका सिंपल बिल्कुल आंसर है ऑप्शन नंबर ए दैट इज़ फोनोलॉजिकल। राइमिंग जहाँ पे वर्ड आ गया तो राइम किस चीज़ से, साउंड किस चीज़ से हमें डिटेक्ट कर रहा है, फ़ोन से। फ़ोन मीन्स यानी साउंड, सुनना। तो ठीक है, इसमें राइमिंग यानी सिमिलर साउंड वाले शब्द जैसे कैट, हैट, मैट, इनकी सबकी जो साउंड है वो बिल्कुल सेम आ रही है। इन्हें पहचानना फोनोलॉजिकल स्किल को स्ट्रॉन्ग करती है, ये चीज़ जो रीडिंग और स्पीकिंग दोनों में हेल्प करती है। तो इसकी बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 दैट इज़ फोनोलॉजिकल अवेयरनेस। जहाँ पे भी साउंड की बात आए वहाँ पे आप फोनोलॉजिकल लगा सकते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 18।
सुधा वॉन्ट्स टू मॉडल फ्लुएंट रीडिंग, विच स्ट्रैटेजी शुड शी यूज़। उसको वो फ्लुएंट रीडिंग करना चाहती है, तो वो कौन सी स्ट्रैटेजी ऐसी यूज़ करे कि वो फ्लुएंट रीडिंग करे। दैट इज़ फ्लुएंट रीडिंग दिखने के लिए टीचर क्या करना चाहिए, उसको क्या कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए कि बच्चे क्या करें, मतलब अच्छी तरह रीड करें या फ्लुएंट रीडिंग एकदम करें, कहीं रुक रुक के अटक अटक के ना पढ़े। दैट इज़ जब टीचर हाई वॉइस में करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ 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 पढ़ता है तो स्टूडेंट फ्लुएंट, उनकी फ्लुएंसी, पॉजेज, स्ट्रेस सब सीख लेते हैं। लाइक अगर टीचर क्लास में रीड कर रही है ना, तो बच्चे सारे उसको सुन रहे हैं, तो ठीक है, बच्चे भी वही चीज़ सीखेंगे कि कहाँ मैम ने अपनी जो स्ट्रेस दे के कौन से वर्ड या कौन से ऐसे वर्ड पे स्ट्रेस दिया है, कहाँ पे पॉज लिया है फुल स्टॉप के बाद, कहाँ रुकना है, कैसे बोलना है। तो वो टीचर को कॉपी करके, टीचर को सुन के, तो वो ये सब चीज़ सीख सकते हैं। तो ठीक है, जब टीचर रीड अलाउड मीन्स क्लास में अलाउड रीड करेगा, तभी बच्चे ये चीज़ सीख पाएंगे कि फ्लुएंट रीडिंग कैसे करते हैं। तो ये जो फ्लुएंट है, इसको नेचुरली भी बच्चे बोलना सीख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, दैट इज़ वाई शुड स्टूडेंट्स बी टॉट स्ट्रेटजीज टू लर्न न्यू वोकेबलरी। तो इसमें वोकेबलरी स्ट्रेटजीज़ सिखाना बच्चों को क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है आप खुद भी सोच सकते हैं दैट, ताकि स्टूडेंट खुद नए वर्ड सीख सकें। ठीक है, तो इसमें अगर स्टूडेंट को ये पता हो कि वर्ड्स का मीनिंग कैसे गेस करें, डिक्शनरी को कैसे यूज़ करें या रूट वर्ड कैसे समझें, तो वो बिना टीचर के भी नए वर्ड सीख सकता है। दैट्स इंडिपेंडेंट लर्निंग। इसको कौन सी लर्निंग बोलेंगे, इंडिपेंडेंट लर्निंग। तो इसमें आंसर क्या होगा हमारा, तो इसमें कौन सा हमारा होगा, ऑप्शन नंबर 1, दैट इज़ सो दे कैन एक्वायर न्यू वोकेबलरी ऑन देयर ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, दैट इज़ इफ़ यू आर अपॉइंटेड एज अ लैंग्वेज टीचर व्हाट रोल शुड यू प्ले इन द क्लास। एक अच्छे लैंग्वेज टीचर का रोल क्या होना चाहिए क्लास में, तो क्या होना चाहिए, डिसाइड व्हाट टू टीच, ये डिसाइड करना चाहिए क्या पढ़ाना, क्रिएट सिचुएशन फॉर लर्निंग, रिप्रोड्यूस द टेस्ट और फैसिलिटेट लर्निंग एंड गिव क्यूज। तो इसको हम देखते हैं इसमें से कौन सी ऑप्शन राइट होगी। तो इसका आंसर हमें लग रहा है दैट ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है बिल्कुल। क्रिएट सिचुएशन फॉर लर्निंग, फैसिलिटेट लर्निंग एंड गिविंग क्यूज़। अब इसमें से ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी में से मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि इन दोनों में से कौन सी ऑप्शन सही होगी। लाइक आप भी इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर ढूंढना और मुझे बताना, लेकिन मुझे सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जैसे मैं ये क्वेश्चन समझ पा रही हूँ कि टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं होता, उन्हें ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी चाहिए जहाँ बच्चे खुद एक्सप्लोर करें और जब ज़रूरत हो टीचर उन्हें गाइड करें, बस इतना ही काफ़ी होता है। तो अगर आपको इसका आंसर जौन सा सही लगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। तो एक बार के लिए मैं अपने अकॉर्डिंग अपनी तरफ से मैं का आंसर लगाना चाहूँगी। ऑप्शन बी भी राइट है, ऑप्शन डी भी राइट है, और इनमें से मुझे ऑप्शन जो करेक्ट लग रही है दैट इज़ ए, बी एंड डी, ऑप्शन नंबर 4। तो ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर, दैट इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ हाईएस्ट लेवल ऑफ राइटिंग स्किल। तो इसमें से हम जो देख सकते हैं, जो हम राइटिंग स्किल होती है, तो इसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट हाईएस्ट लेवल की होती है वो कौन सी होती है, करेक्ट स्पेलिंग्स, डायग्राफ राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग और यूजिंग डिफ़िकल्ट वर्ड्स। तो अकेले डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ करने से एक हाईएस्ट लेवल की जो हमारी राइटिंग स्किल है वो नहीं बनती, ये ऑप्शन गलत है। अकेली स्पेलिंग करेक्ट करने से भी नहीं बनती, ये ज़रूरी है, लेकिन अकेले इससे हाईएस्ट लेवल नहीं बनता, ना इस डायग्राफ राइटिंग से बनता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आर्टिकल राइटिंग। क्यों आर्टिकल राइटिंग इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि आर्टिकल राइटिंग में हम सिर्फ स्पेलिंग या ग्रामर इसमें नहीं लिखी जाती, इसमें स्ट्रक्चर, फ्लो, आइडियाज़ और ग्रामर सब मिक्स होता है, इसलिए ये सबसे एडवांस राइटिंग स्किल मानी जाती है, हाईएस्ट लेवल की राइटिंग मानी जाइए, क्योंकि ये एक कॉम्बिनेशन है इतनी चीज़ का। ठीक है, तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर, दैट इज़ द सेंट्रल रोल इन द टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स इज़ ऑफ। तो इस टोटल फिज़िकल रिस्पॉन्स में जो सारा फिज़िकल रिस्पॉन्स है वो किसका होता है, टीचर का, पेरेंट्स का, फैमिली का या स्टूडेंट का। तो इसमें फुल रोल किसका होता है, हमारे टीचर का। क्यों टीचर का होता है, जैसे हम एग्जांपल्स की ओर समझते हैं। जैसे अगर टीचर ने कहा कि खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, उन्होंने कहा क्लैप योर हैंड्स, उन्होंने हमें कमांड दी, तो स्टूडेंट उस कमांड को एक्शन में फॉलो करते हैं। तो टीचर का रोल क्या होता है, गाइडिंग एंड लीडिंग रोल उनका होता है। तो इसमें उनका फुल रिस्पॉन्स किसका आता है, टीचर का। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे लैंग्वेज डिवेल्प फ्रॉम डैश टू डैश स्पीच। तो इसमें से कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर 1 है प्राइवेट टू इंडिविजुअलाइज्ड, प्राइवेट टू सोशलाइज्ड, ईगो सेंट्रिक टू सोशलाइज्ड, सोशलाइज्ड टू ईगो सेंट्रिक। तो इसमें पियाजे के अकॉर्डिंग लैंग्वेज किस टाइप का स्पीच से डेवलप होती है? जो लैंग्वेज है वो कौन सी स्पीच से डेवलप होती है? तो इसका आंसर हम देख सकते हैं, इसका बेसिक आंसर ही है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3 ईगो सेंट्रिक टू सोशलाइज। ये क्यों ऑप्शन है? शुरू में बच्चा सिर्फ खुद से बात करता है, ईगो सेंट्रिक, जैसे उसमें ईगो होती है, अपने आप खुद से बात करता है, जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, फिर वो धीरे धीरे दूसरों से इंटरेक्ट करने लगता है, तो फिर वो क्या हो जाता है? सोशलाइज हो जाता है दूसरों के साथ। ठीक है, पहले वो खुद इंडिपेंडेंट, देन फिर वो क्या हो जाता है? जैसे जैसे लोगों से मिलने लगता है, बाहर आने जाने लगता है, तो उसकी जो स्पीच, जो बोलने की जो लैंग्वेज डेवलप होती है वो फिर सोशलाइज होके होती है। तो इसमें करेक्ट जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24, दैट इज़ व्हाट इज़ मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म। तो इसमें से हम देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 है स्टार्ट विद एम्प्टी एंड ऐड मोर लैंग्वेजेस, स्टार्ट विद एम्प्टी एंड स्विच टू इंग्लिश, स्टार्ट लर्न इन एम्प्टी एंड इंग्लिश लैंग्वेज, और लर्न मे लैंग्वेज टुगेदर। तो एम्प्टी का इधर मतलब है मदर टंग। तो ठीक है, तो मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म का क्या मतलब होता है? तो इसमें हम ऑप्शन देख सकते हैं, इन चारों ऑप्शन में से पहले हम किससे स्टार्ट करते हैं? मदर टंग से, फिर बाकी लैंग्वेज को हम धीरे धीरे क्या करते रहते हैं? ऐड करते रहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है जो पहले से ही इसका आंसर गिवन है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। क्यों करेक्ट है? क्योंकि जैसे हम पहले सबसे पहले बच्चा अपनी माँ बोली में सीखता है, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे दूसरी लैंग्वेजेस जैसे हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच या जौन से भी वो कल्चर में रह रहा है, ठीक है, उनसे इंट्रोड्यूस की जाती है। ये जो सीक्वेंस है लर्निंग का, इस चीज़ को क्या बनाता है? ईजी बनाता है। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर 1, दैट इज स्टार्ट विद एम्प्टी एंड ऐड मोर लैंग्वेजेस फर्दर ऑन। नेक्स्ट और हमारा लास्ट आज का क्वेश्चन है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज़ ट्रांस लैंग्वेजिंग। तो ट्रांस लैंग्वेजिंग का क्या मतलब होता है? पहले हम ये देखते हैं कि क्लासरूम में मल्टीपल लैंग्वेजेस का यूज़, ट्रांस वर्ड जहाँ पे आ गया, तो क्लास में अलग अलग वेरिएशन के बच्चे, अलग अलग डाइवर्स कल्चर के बच्चे होते हैं, तो उसमें क्या उनकी किसी की भाषा कोई होगी, किसी की भाषा बोलने की कोई होगी, तो एक क्लास में एक डाइवर्स जो कल्चर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, टीचर कभी हिंदी में समझाता है, कभी इंग्लिश में एग्जाम्पल देता है, या स्टूडेंट अपने कम्फर्ट के हिसाब से दोनों लैंग्वेजेस मिक्स करता है। ये स्ट्रैटेजी अंडरस्टैंडिंग को क्या करती है? बूस्ट करती है, जो कि मल्टीलिंगुअलिज्म या ट्रांस लैंग्वेजिंग जो क्लास में यूज़ होती है। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज़ यूजिंग मैनी लैंग्वेजेस इन द क्लासरूम। ऑप्शन नंबर 3 इसकी क्या होगी? करेक्ट होगी। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो अब अगर आप नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसे ही सीटेट, पीएसटेट और टीचिंग एग्ज़ाम्स के एमसीक्यूज़, ट्रिक्स और थ्योरीज़ वीडियोस टाइम पर मिलते रहें। अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका सपोर्ट ही मोटिवेशन देता है, और नए वीडियोज़ बनाने का रीज़न भी यही होता है कि आप अगर जब हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, सीखते रहो और अपने सपने को टीचर बनने के लिए मेहनत करते रहो। बाय एंड टेक केयर। तो लेकिन मैं एक और यहाँ पे चीज़ आपको बताना चाहूँगी, जो हमारी नेक्स्ट 25 मोर क्वेश्चंस की सीरीज़ है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगी। तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल से जुड़े रहें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।